चलिए, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी के बाद में अब हम पढ़ते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। ये बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत अलग तरीके से हमें पढ़ना पड़ेगा। शुरू में आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, 2 या 3 क्वेश्चन करते ही आप कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि हर क्वेश्चन में एक ही जैसा काम करना है। लेकिन थोड़ा सा स्टेप्स ज़्यादा हैं, थोड़े से पॉइंट्स ज़्यादा हैं, तो शुरुआत में थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन एक बार 2-3 क्वेश्चन करने के बाद आप कहेंगे ये ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसमें हर क्वेश्चन में एक ही जैसा काम करना है। तो थोड़ा शुरू में पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का मतलब क्या है कि हम एक तो लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी जब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें क्या है कि अगर आग लग गई, लॉस बाय फायर हुआ, तो स्टॉक जो जल गया, खराब हो गया, उसका हमें क्लेम मिलेगा। लेकिन आग लगने के बाद नेक्स्ट डे से हमारा बिजनेस नॉर्मल तरीके से शुरू तो नहीं हो जाएगा, उसे स्टार्ट होने में 2-3 महीने लग सकते हैं। तो उन 2-3 महीने में जो प्रॉफिट नहीं हुआ, जो सेल नहीं हुई, उस पर हम प्रॉफिट कमाते, तो जो प्रॉफिट नहीं हुआ उसका लॉस हम रिकवर कर सकते हैं, अगर हमने लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी ले रखी है तो इस पॉलिसी में कैसे हम क्लेम करेंगे, लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, ये सारी बातें हमें सीखनी है। Besides insuring against loss of stock or asset, business often take out loss of profit insurance to cover them against loss of profit if a fire or other type of problems arises interrupts their business। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी ले सकते हैं। अगर आग लगेगी या और कोई रीज़न से हमें बिजनेस में लॉस होगा, लॉस क्यों होगा, बिजनेस हम चला नहीं पा रहे हैं, बिजनेस हमें टेम्परेरी बेसिस पे बंद करना पड़ा, सेल नहीं हुई, प्रॉफिट नहीं हुआ, तो वो वाला लॉस हम इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर कर सके। दिस इंश्योरेंस इज डिजाइन टू प्रोवाइड फॉर indemnification of the insured for the loss from the interruption wholly or in part of the normal business activity consequent upon a fire or other perils। आग लगने से या किसी और वजह से अगर हम अपना बिजनेस नहीं चला पा रहे हैं, तो उसमें जो बिजनेस नहीं चलाने की वजह से प्रॉफिट का नुकसान हो रहा है, वो लॉस हम रिकवर कर सकते हैं। Therefore, loss of profit insurance is an insured protection against loss of gross profit। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा होता है, नेट प्रॉफिट कम होता है, तो ज़्यादा लॉस हमें ज़्यादा लॉस मिलेगा, मतलब ज़्यादा पैसा मिलेगा, हमें ज़्यादा प्रॉफिट कवर होगा। द टर्म्स ऑफ सच पॉलिसी वेरी वाइडली। अलग अलग पॉलिसी में अलग अलग टर्म्स लिखे होते हैं, बट दे आर यूजुअली फ्रेम टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंश्योर्ड। ज़्यादातर इंश्योर्ड मतलब जो इंश्योरेंस करा रहा है, आप और हम, उनके हिसाब से पॉलिसी होती है। ए बिजनेस इंटरप्शन ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ और डैमेज टू प्रॉपर्टी बाय फायर इज लाइकली टू रिजल्ट इन। अगर आग लगेगी तो क्या क्या होगा, द रिडक्शन इन टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडेमनिटी। अगले जो पीरियड हमारा कवर है इंश्योरेंस में, ये वैसे हम एक जनरल बात करें, आने वाले समय में 2006 महीने तक हमारी सेल कम हो जाएगी। The increased cost of working incurred for the purpose of avoiding or reducing the reduction in turnover। हमारा कुछ खर्चा बढ़ भी जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो फैक्ट्री में प्रीमाइसेस में आग लग चुकी है, तो और काम करने के लिए, माल बेचने के लिए हमें टेम्परेरी बेसिस पर कहीं कोई किराए की जगह लेनी पड़ेगी या टेम्परेरी अरेंजमेंट करना पड़ेगा, टेंट लगाना पड़ सकता है, तो उस सब के लिए हमें एडिशनल एक्सपेंस इंकर करने पड़ सकते हैं। The claim for loss of profit insurance is granted only when the insured has a valid claim in respect of property, the loss do which result in interruption being admissible under a corresponding fire policy। Obviously, अगर हमने फायर इंश्योरेंस लिया है, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, तो आग की वजह से हमारी और प्रॉपर्टी पे भी लॉस हुआ हो और काम धंधा रुक गया हो। Therefore, it is a basic condition that business unit cannot have a loss of profit insurance policy without the presence of fire policy covering property damage।
ये कह रहे हैं कि आपने प्रॉपर्टी डैमेज का भी इंश्योरेंस लिया हो, जैसे लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ बिल्डिंग, तभी आपको ये क्लेम मिल पाएगा। द पीरियड ऑफ इंडेमनिटी इज द contemplated period of disorganization for which loss of insurance is affected. The length of this period may vary with the nature of the business and require time to obtain new plant and machinery. तो इंडेमनिटी पीरियड अलग अलग बिजनेस के हिसाब से अलग अलग होता है। जितने समय हम डिस्टर्ब रहे उस पीरियड को हम इंडेमनिटी पीरियड बोलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एक्सप्रेशंस इस रिगार्ड क्या क्या होंगे। नेट प्रॉफिट किसे कहेंगे हम? द नेट प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग ऑफ ऑल कैपिटल रिसीट एंड ऑल अदर आउटले प्रॉपर्टी चार्जेबल टू कैपिटल। कैपिटल नेचर की आइटम कोई भी नहीं होनी चाहिए। रिजल्टिंग फ्रॉम द बिजनेस ऑफ द इंश्योर्ड एट द premises आफ्टर ड्यू प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर ऑल स्टैंडिंग एंड अदर चार्जेस इंक्लूडिंग डिप्रिसिएशन बट बिफोर द डिडक्शन ऑफ एनी टैक्सेबल चार्जेस ऑन। तो टैक्स से पहले का प्रॉफिट, लेकिन सारे इंश्योर्ड सारे स्टैंडिंग मतलब फिक्स्ड एक्सपेंसेस के बाद का जो प्रॉफिट होगा वो नेट प्रॉफिट होगा। इट मींस दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। स्टैंडिंग चार्जेस का क्या मतलब है? फिक्स्ड एक्सपेंसेस। कौन से फिक्स्ड एक्सपेंसेस? द स्टैंडिंग चार्जेस टू बी कवर्ड आर एज फॉलोज: इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, मॉर्गेज, लोन्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट्स। बच्चों जो भी कायदे के बिजनेस के फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं सभी कवर हो जाएंगे पॉलिसी में। जैसे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एक जेन्युइन एक्सपेंस है, इंश्योरेंस प्रीमियम भी, एडवर्टाइजमेंट ऑफिस एक्सपेंसेस भी, रेंट रेट एंड टैक्सेस भी, बट इनकम टैक्स को एक्सक्लूड करना है। पोस्टेज टेलीग्राम एक नॉर्मल एक्सपेंस है, सैलरी नॉर्मल एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, डायरेक्टर फीस, ऑडिटर फीस, लीगल एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन। लेकिन इस डेप्रिसिएशन में हम स्टॉक और स्टोर पर नहीं लेंगे। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, मोटर कार एक्सपेंसेस, लेबर वेलफेयर, मिसलेनियस स्टैंडिंग एक्सपेंसेस नॉट एक्सीडिंग 5% ऑफ द अमाउंट ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस स्पेसिफाइड। तो ये हमारा नॉर्मल है जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस स्टैंडिंग एक्सपेंसेस कवर होते हैं। What is indemnity period? Indemnity period refer to the period beginning with the occurrence of damage and ending no later than 12 months. Therefore, during the result of business shall be affected in consequences of damages. तो ये इंडेमनिटी पीरियड मैक्सिमम 12 महीने बोल रखा है, लेकिन जनरली 6 महीने तक का होता है ये मैक्सिमम। तो इंडेमनिटी पीरियड तो वो है जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है। और डिसलोकेशन पीरियड refer to the period with the occurrence of the damage and ending with the date up to which the result of business remain affected in consequence of damages। तो आप एक तरीके से ये मानकर चलिए सिंप्लिसिटी के लिए कि इंडेमनिटी पीरियड वो है जो हमारी पॉलिसी कवर करती है और डिसलोकेशन पीरियड वो है जो एक्चुअल में हम डिस्टर्ब हुए। सपोज इंश्योरेंस पॉलिसी कहती है कि हम 6 महीने का लॉस आपको रिकवर करके दे सकते हैं मैक्सिमम, और हमारा बिजनेस डिस्टर्ब रहा 8 महीने, तो इंश्योरेंस पॉलिसी 6 महीने के लिए लॉस देगी, हम चाहे 8 महीने हो। तो डिसलोकेशन और इंडेमनिटी विच एवर इज लेस इस टाइम पीरियड का हमें क्लेम मिलेगा। सपोज डिसलोकेशन पीरियड ही 4 महीने का है तो पॉलिसी कह रही है कि ज़्यादा 6 महीने कवर कर देंगे, लेकिन हम डिस्टर्ब हुए केवल 4 महीने, तो 4 महीने का क्लेम ही तो मिलेगा। टर्नओवर का मतलब है 12 महीने की सेल पिछले साल की। मैं आपको एक इमेजिनरी एग्जांपल लेकर बताता हूँ, एक फिगर। सपोज ये करंट ईयर है जब आग लगी। सपोज मैं आपको और ज़्यादा इजी बनाने के लिए कैलेंडर ईयर बताता हूँ। दिस वन इज 2021, दिस वन इज 2022। ठीक है, आग लगी 1 मई को और कब तक इफेक्ट रहा? मई, जून, जुलाई, 1 अगस्त तक। तो पिछले साल का सेम पीरियड भी अभी यूज में आएगा। फिलहाल
हम कह रहे हैं टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब है 12 महीने की सेल पिछले साल की, तो इसका मतलब 1 जनवरी 2001 से लेकर 31 दिसंबर 2021 इस पीरियड की जो सेल्स होगी उस सेल को हम टर्नओवर बोलेंगे। मतलब इस पूरे साल की सेल को हम टर्नओवर बोलेंगे, टर्नओवर। ठीक है बच्चों, एक्चुअल टर्नओवर, सेल ड्यूरिंग द डिसलोकेशन पीरियड, तो इस दौरान जो सेल होगी उसे क्या बोलेंगे हम, एक्चुअल टर्नओवर। कब से कब तक की होगी, एक्चुअल टर्नओवर होगी 1 मई से लेकर 31 जुलाई तक। ठीक है। स्टैंडर्ड टर्नओवर, सेल ऑफ प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द डिसलोकेशन पीरियड, तो पिछले साल की सेम टाइम की सेल को स्टैंडर्ड टर्नओवर बोलेंगे। पिछले साल जो सेल हुई थी इसी दौरान उसे स्टैंडर्ड टर्नओवर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें कितना नुकसान हुआ उसके लिए हम पिछले साल सेम पीरियड की सेल को इस साल से कंपेयर करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कितना सेल हुआ। तो स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करेंगे। एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर, बच्चों जो पिछले साल सेल होनी थी क्या वही इस साल सेल होनी थी, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि पिछले साल से ग्रो भी तो करते हैं जनरली, पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा सेल हमें करनी होती है। तो एडजस्टेड मतलब जो स्टैंडर्ड टर्नओवर है उसमें प्लस माइनस कर देंगे जो भी ट्रेंड है, चाहे वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग ट्रेंड है। एनुअल टर्नओवर का क्या मतलब है, एनुअल टर्नओवर का मतलब है 12 महीने की सेल आग लगने से 12 महीने पहले की सेल। तो आग कब लगी है, आग लगी है 1 मई को, तो 1 मई 21 से लेकर 1 मई 22 तक की सेल को एनुअल टर्नओवर बोलेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, यूज़ में आती है। तो ये हमारी एनुअल टर्नओवर हो जाएगी। एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर प्लस माइनस कर देंगे ट्रेंड। सम इंश्योरेबल, कितने का इंश्योरेंस होना चाहिए था, तो पिछले साल की जो एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर है, पिछले साल नहीं पिछले 12 महीने की, तो पिछले 12 महीने की जो एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर है, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर है, इस पर एडजस्टेड जीपी रेशो लगा देंगे। तो सम इंश्योरेबल मतलब इतने रुपए की पॉलिसी होनी चाहिए थी। तो पॉलिसी कितने की होनी चाहिए थी, पिछले 12, जिस दिन आग लगी उससे पिछले 12 महीने की सेल, एडजस्टेड सेल आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ ट्रेंड, उस पर जीपी रेशो लगा देंगे, एडजस्टेड जीपी रेशो, तो हमें पता चल जाएगा ये सम इंश्योरेबल है, इतने का इंश्योरेंस होना चाहिए था। Now practical steps in the determining of the amount to be insured. सबसे पहले तो हम पीरियड ऑफ क्लेम का पता लगाएंगे कि हमारा क्लेम कितने समय का मिलेगा। ये जनरली इंडेमनिटी और डिसलोकेशन जो भी कम हो वो होता है। फिर हम देखेंगे जैसे अभी एडजस्टेड जीपी रेशो हमने देखा था ना लगाना है, ये एडजस्टेड जीपी रेशो, तो जो एडजस्टेड जीपी रेशो है ये कैसे आएगा, तो एडजस्टेड जीपी रेशो निकालना है, तो ये बेस्ड होगा पिछले साल के रिजल्ट पर। बच्चों जीपी रेशो इस साल का तो पता नहीं, तो पिछले साल का ही जीपी रेशो निकाल लेंगे। फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस पर्पस, ग्रॉस प्रॉफिट इज द सम प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग द अमाउंट ऑफ द इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस टू द नेट प्रॉफिट। ये हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है जैसा हम हमेशा निकालते हैं। इसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब अलग है। क्या अलग है मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली क्या होता है, जैसे जीपी आ गया 50,000, फिर जीपी ब्रोड डाउन होता है पीएनएल अकाउंट में 50,000, फिर एक्सपेंसेस होते हैं मान लिया 35,000 है, फिर नेट प्रॉफिट आता है 15,000,
तो ये कह रहे हैं कि जीपी रेशो सीधा नहीं निकाल सकते आप, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले नेट प्रॉफिट लेना है। तो हम नेट प्रॉफिट ले लेंगे, नेट प्रॉफिट 15,000, और इसमें प्लस करेंगे इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जो इंश्योर कराए हैं स्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो ऐड हो जाएंगे। मान लेते हैं वो 25,000 के। तो हमारा जो जीपी है वो 50,000 नहीं होगा, 40,000 होगा, 40,000 होगा। रीज़न बीइंग कि हमारे जो इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं वो 40 ही है, और वेरिएबल एक्सपेंसेस वो होते हैं जो सेल होगी, खर्चा होगा, काम करेंगे तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा, तो इसलिए हम उसको नहीं लेंगे। इफ देर इज नेट लॉस, तो नेट लॉस होगा तो हम उसे माइनस में लिख लेंगे, सिंपल, और कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे हम। तो जीपी रेशो कैसे निकलेगा, नेट प्रॉफिट में इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे और लास्ट ईयर की सेल से डिवाइड करके इंटू 100 कर देंगे, तो हमारा एडजस्ट जीपी रेशो आ जाएगा। जीपी रेशो निकालने के बाद हमें एडजस्टेड जीपी रेशो चाहिए होगा, तो इसके लिए हम प्लस माइनस ट्रेंड कर लेंगे। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले ये ही काम करना है, तो क्यों ना हम एक क्वेश्चन की हेल्प से करें। मैं आपको एक क्वेश्चन की हेल्प से ये कराता हूँ, क्योंकि डायरेक्टली मैं आपको ये सीधा सीधा कराऊंगा तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो बेटर ये है कि मैं आपको एक क्वेश्चन की हेल्प से सारी बातें समझाऊं। तो हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 14 हमें एक एक बात क्लियर करके बता देगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम अंडर द लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। इंडेमनिटी पीरियड 6 महीने का है, तो 6 महीने तक का हमें क्लेम मिल सकता है, लेकिन हम जो परेशान रहे वो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 5 महीने रहे, तो हम 5 महीने का पूरा क्लेम हमें मिल जाएगा। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम तो पीरियड कवर्ड कौन सा हो जाएगा, पीरियड कवर पूरा हो जाएगा 1 मार्च 2022 से लेकर 31 जुलाई 2022। तो ये पीरियड कवर हो जाएगा, क्योंकि 6 महीने तक का हम पीरियड कवर करा सकते हैं। नाउ स्टेप 2, स्टेप 2 में हम क्या करने वाले हैं, हम एडजस्टेड जीपी रेशो निकालने वाले हैं। क्या फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा एडजस्टेड जीपी रेशो का, आप भी नोट करके करते रहेंगे साथ साथ, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो एडजस्टेड जीपी रेशो क्या फॉर्मूला देखा अभी अभी हमने, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय टर्नओवर इंटू 100। तो नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 0.6 लाख, मतलब 60,000, प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, स्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं 1,50,000। अब हमें क्वेश्चन के अंदर नहीं बताया कि ये इंश्योर्ड है या नहीं, तो कुछ नहीं कहा होगा, तो आप हमेशा ध्यान रखना, कुछ नहीं कहा होगा तो हम एज्यूम कर लेंगे कि इंश्योर्ड है, क्योंकि अगर हम स्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंश्योर्ड ही नहीं कराएंगे तो फिर हमारी पॉलिसी लेने का फ़ायदा क्या है। तो हमारा इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 1,50,000, टर्नओवर मतलब पिछले साल की सेल, और हम थोड़ा सा देख लें कि कब आग लगी है। आग लगी है इस साल 1 मार्च को,
और बिजनेस डिस्टर्ब कब तक हुआ? 31 जुलाई तक। ठीक है, तो पिछले साल का यही टाइम पीरियड हमारा स्टैंडर्ड सेल के लिए काम आएगा। तो टर्नओवर पिछले साल की 5,25,000, तो ये 5,25,000 ही हमें दिया हुआ है टर्नओवर। %40 आ गई, तो हमारा जीपी रेशो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय टर्नओवर इनटू 100। तो 40% हमारा आ गया जीपी रेशो। अब हमें एडजस्टेड जीपी रेशो लेना है, तो कोई भी ट्रेंड नहीं है, ना तो नॉर्मल सेल में ना ही हमारा जीपी में, तो यही हमारी जीपी है, यही हमारा एडजस्टेड जीपी है। तो एडजस्टेड जीपी रेशो भी यही है, क्योंकि अगर हमें कोई एडजस्टमेंट अपवर्ड डाउनवर्ड ट्रेंड जीपी रेशो के लिए स्पेशली क्वेश्चन में लिखा होगा कि जीपी रेशो 2%, 5% अपवर्ड या डाउनवर्ड ट्रेंड है, ऐसा क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा, तो हमने मान लिया कि क्वेश्चन में कोई भी ट्रेंड नहीं है। बच्चों यहाँ तक हम लोगों ने सीखा, एडजस्टेड जीपी रेशो निकालने तक हमने सीखा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये काफ़ी लंबा होने वाला है प्रोसेस, लेकिन आपको समझ में तभी आएगा जब मैं साथ के साथ आपको कराऊंगा। तो हमने क्या निकालना सीखा? जीपी रेशो, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस इन अपॉन टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर इनटू 100। और एक बात ध्यान रखना, नोट डाल लेना इस पे कि अगर कुछ नहीं दे रखा हो, इफ नथिंग इज गिवन, ऑलवेज अस्यूम दैट all standing expenses are insured standing expenses। अब हमें आगे पता लगाना है स्टेप 3 में कि हमारी कितनी सेल का नुकसान हुआ, हमारी कितनी सेल ऐसी हुई जो नहीं हो पाई, लॉस ऑफ सेल कितना है। बच्चों लॉस ऑफ सेल कितना है, ये पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पिछले साल की सेल को इस साल की सेल से कंपेयर करेंगे। इसलिए तो हम स्टैंडर्ड सेल वगैरह निकाल रहे हैं। ये हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग पिछले साल और इस साल की सेल को आपस में कंपेयर करने वाले हैं, क्योंकि इस कंपैरिजन के बाद ही हमें पता चलेगा कि हमें कुछ इस साल लॉस हुआ या नहीं। जो हमारी एक्चुअल टर्नओवर है, एक्चुअल टर्नओवर किसे कहते हैं? जब आग लगी, उन आग लगने वाले पीरियड में जो हम डिस्टर्ब रहे, उस डिस्टर्ब पीरियड की सेल कितनी है, और वो हमें दी हुई है 60,000 रुपये। 0.6 लाख मतलब 60,000। अब हमें ये पता लगाने के लिए कि हमें प्रॉफिट हुआ, सेल कम हुई या ज़्यादा हुई, तो पिछले साल का सेम टाइम पीरियड की सेल हम देखेंगे, जो कि है 1,27,500। यह है स्टैंडर्ड टर्नओवर या स्टैंडर्ड सेल्स, 1,27,500। वो तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है नो क्लोज फॉर अपवर्ड डाउनवर्ड ट्रेंड। अगर ये बात नहीं लिखी होती तो मैं इसमें प्लस माइनस करता ट्रेंड, सेल का ट्रेंड, और मेरे पास आती एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई भी ट्रेंड नहीं है, तो स्टैंडर्ड टर्नओवर या स्टैंडर्ड सेल ही हमारी है एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल या एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर। तो बच्चों पिछले साल जो सेल हुई वही सेल इस साल होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुई, तो जितनी सेल नहीं हुई वो हमारी सेल का नुकसान हो गया, लॉस ऑफ सेल हो गया। क्या हो गया? लॉस ऑफ सेल।
तो हम स्टेप 3 में क्या निकालने वाले हैं, लॉस ऑफ सेल, सेल का कितना हमें नुकसान हुआ। तो कैसे पता चलेगा, एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल्स, तो 1,27,500 रुपये की सेल होनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल सेल्स हुई कितनी, एक्चुअल सेल हुई 60,000। तो लॉस ऑफ सेल कितना हुआ, सेल कितनी लॉस्ट हो गई, सेल कितनी बर्बाद हो गई, तो 67,500 सेल का हमारा नुकसान हो गया, लॉस हो गया। तो बच्चों हम लोगों ने तीसरा पॉइंट भी स्टेप हमने कर लिया, थर्ड स्टेप हमने कैलकुलेट कर लिया। थर्ड स्टेप में हमें क्या निकालना था, थर्ड स्टेप में हमें निकालना था कि हमारी सेल का कितना नुकसान हुआ है, सेल हमारी कितनी चली गई, कितनी हम सेल नहीं कर पाए आग लगने की वजह से। तो पिछले साल का सेम डाटा देखा तो पिछले साल की जो हमारी सेल थी वो थी 1,27,500। तो 1,27,500 तो होती कम से कम, अगर कोई ट्रेंड नहीं है तो उतनी सेल तो होनी चाहिए थी, लेकिन हमारी उतनी सेल भी नहीं हुई। तो सेल हुई 60,000, तो 67,500 सेल नहीं हो पाई। अब बच्चों हमें जो नुकसान हुआ वो 40% हुआ, ना कि 100%। अगर सेल का नुकसान है तो सेल का लॉस, लॉस ऑफ सेल एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट इज डिफरेंट। आप अगर 100 रुपए की सेल करते हो तो उसमें 100 रुपए का प्रॉफिट थोड़ी ना है, सेल में 100% प्रॉफिट नहीं है ना। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा यही है, लॉस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का कितना नुकसान हुआ ये हमें पता लगाना है। तो स्टेप नंबर 4 हमें बताएगा कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट लॉस्ट, कितना ग्रॉस प्रॉफिट हमारा गड्ढे में घुस गया, कितना लॉस हो गया। तो ड्यूरिंग द क्लेम क्या होगा, जीपी लॉस्ट, तो जो सेल हमारी खराब हो गई उस पर एडजस्टेड जीपी रेशियो लगा दो तो हमें पता चल जाएगा कितना जीपी हमारा चला गया या खराब हो गया। तो हम नेक्स्ट स्टेप लगाते हैं अपने क्वेश्चन में, और अपने क्वेश्चन में लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए हम लिखते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू लॉस ऑफ सेल्स इनटू एडजस्टेड जीपी रेशो। तो लॉस ऑफ सेल, सेल का नुकसान कितना हुआ 67,500, स्टेप 3 से निकाला। एडजस्टेड जीपी रेशो 40%, स्टेप 2 से निकाला। तो 67,500 का 40% हमारा लॉस हो गया, तो मोटा मोटा तौर पर हमारा 27,000 रुपये का लॉस हो गया। ये हमारा पहला नुकसान, पहला केस कैलकुलेट होकर आया कि हमें 27,000 रुपीज़ के प्रॉफिट का नुकसान हुआ। जो 27,000 का प्रॉफिट हम कमा सकते थे वो नहीं कमा पाए। अब हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो सीखते हैं, और वो है एडिशनल एक्सपेंसेस। कैलकुलेशन द अमाउंट ऑफ क्लेम फॉर इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग, जो और नया खर्चा हमारा हुआ। तो इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग मतलब एडिशनल एक्सपेंसेस का कितना क्लेम हमें मिलेगा। तो आप एडिशनल एक्सपेंसेस करते क्यों हैं, सबसे पहले तो ये सीखना पड़ेगा ना कि एडिशनल एक्सपेंसेस आप क्यों करते हैं। तो एडिशनल एक्सपेंसेस हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे यहाँ आग ना लगे, लगी है तो जल्दी से बुझ जाए। और हम एडिशनल एक्सपेंसेस करते हैं सेल करने के लिए। अगर हम एडिशनल एक्सपेंसेस नहीं करेंगे तो हमारी सेल भी हो सकता ना हो या कम हो। तो एडिशनल एक्सपेंसेस का भी क्लेम हमें मिलना चाहिए। तो वो क्लेम कितना मिलेगा, सपोज आपने एडिशनल एक्सपेंसेस करे 10,000 और उससे आपने सेल करी 5,000 और उस पर प्रॉफिट कमाया 2,000। तो खर्चा करा 10,000, 2,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए।
तो आपको ये अलाउ नहीं होगा। इंश्योरेंस वाले कहेंगे आप बेवकूफ़ हैं, हम नहीं है। आप 10,000 रुपये का खर्चा करके 2,000 रुपये कमा रहे हो तो हम आपको 10,000 रुपये नहीं देंगे, 2,000 ही देंगे। तो ये है द अमाउंट ऑफ ग्रॉस क्लेम फॉर इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग इज रेस्ट्रिक्टेड टू द लोअर ऑफ, कम मिलेगा अमाउंट दोनों में से क्या, प्रोपोर्शनेट इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग मतलब प्रोपोर्शनेट एडिशनल एक्सपेंसेस कैसे निकालें, तो इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ वर्किंग मतलब एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। एनुअल टर्नओवर है पिछले 12 महीने की सेल, एडजस्टेड मतलब उसमें हम ट्रेंड को प्लस माइनस कर लें और डिवाइड करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। बच्चों याद करो हम जीपी कैसे निकाला था हमने, जीपी था नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और अब हम प्लस क्या करें अनइंश्योर्ड भी, तो इंश्योर्ड तो ऑलरेडी थे, अनइंश्योर्ड और ऐड कर दिए तो टोटल हो गया, और मल्टीप्लाई में हमने ऊपर क्या लिखा है जीपी, और जीपी में केवल क्या आया था, क्या आया था इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो इसका मतलब हमें इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस का प्रोपोर्शनेट निकाल लेंगे डिवाइड जब करेंगे टोटल से, ठीक है। और दूसरा सेविंग ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द इंश्योरर ड्यू टू प्रॉफिट एलिमेंट इन रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड थ्रू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। तो ये कहना चाहते हैं कि जो हमने एडिशनल खर्चा किया उसकी वजह से जो सेल हुई, उस सेल पे जो प्रॉफिट हमने कमाया वो प्रॉफिट हमें इस पॉइंट में निकालना है। वो कैसे आएगा, तो वो आएगा सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस, जितनी भी हमने सेल करी है इस एडिशनल एक्सपेंसेस की वजह से, इनटू एडजस्टेड जीपी रेशो। कुछ नोट है इसके बारे में। नोट, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग या एडिशनल एक्सपेंसेस बिसाइड लॉस ऑफ जीपी क्लेम अंडर द लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी जनरली इंक्लूड क्लेम फॉर द सम incurred in the post fire period to avoid or reduce the loss of turnover। तो आग लगने के बाद वाले पीरियड में जो हमने एडिशनल एक्सपेंसेस करे हैं ताकि लॉस कम से कम हो। द पर्पस ऑफ एडमिटिंग क्लेम फॉर इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग इज टू मिनिमाइज लॉस ऑफ टर्नओवर, ए कॉन्सिक्वेंट क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। Therefore, the claim for increased cost of working under no circumstances can exceed the profit element in reduction in turnover avoided due to increased cost of working। ये कह रहे हैं किसी भी हालत में इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग मतलब एडिशनल एक्सपेंसेस का क्लेम आपको उस अमाउंट से नहीं मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा जो आपने सेल करी इन खर्चों की वजह से और उस पर जो प्रॉफिट कमाया है। To determine the amount of claim on account of increase in cost of working, following procedure is followed. If sales due to additional expenses is not given, assume actual sales during claim period was made due to additional expenses। बच्चों हमें ये पता लगाना है कि इन खर्चों की वजह से कितनी सेल हुई, कितनी सेल हम पॉसिबल कर पाए। अगर हमें क्वेश्चन में ये बात नहीं बता रखी कि कितना खर्चा हुआ है एडिशनल एक्सपेंसेस में और उसकी वजह से कितनी सेल हुई है, अगर कुछ नहीं बताया जाए तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि सारी की सारी सेल, जितनी भी सेल हुई है वो सारी की सारी सेल इन एडिशनल एक्सपेंसेस की वजह से हुई है। तो हमें क्या करना है, हम लोगों को ग्रॉस क्लेम की कैलकुलेशन करनी है। इसके बाद तो पहले हम क्या निकालें, एडिशनल एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट कर लें क्योंकि हम एक क्वेश्चन भी कर रहे हैं और उस क्वेश्चन में बार बार आने जाना पड़ रहा है। क्या इस पूरे पहाड़ को उठाकर मैं वहीं ले चलूं? बार बार मुझे ऊपर नीचे आना पड़ रहा है। फिलहाल मैं यहीं ले आता हूँ, उसके बाद में देख लेंगे। तो नीचे आ गए,
एडिशनल एक्सपेंसेस। तो अब ये भी हमने देखा क्या कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एडिशनल एक्सपेंसेस का जो क्लेम मिलेगा हमें 2 पॉइंट पर मिलेगा। एक तो एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू जीपी ऑन एडजस्टेड टर्नओवर, तो इसे हम कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए, तो मैं आगे बढ़ाता हूँ इस क्वेश्चन को, और हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 5, वो है कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस क्लेम, नहीं, एडिशनल एक्सपेंसेस। एडिशनल एक्सपेंसेस का क्लेम कितना मिलेगा। तो एडिशनल एक्सपेंसेस का क्लेम कितना मिलेगा, उसके लिए हमें क्या करना है, ए पॉइंट निकालना है। एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू adjusted GP on adjusted annual sales divide by adjusted GP। अभी अभी हमने ये देखा adjusted GP on adjusted annual sales plus uninsured standing charges या standing expenses। तो एडिशनल एक्सपेंसेस हमारे कितने हुए, तो हमें क्वेश्चन में बता रखा है इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग 15,000, एडजस्टेड जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। तो हमारी जो एनुअल टर्नओवर है वो कितनी है, देखें, पिछले 12 महीने की सेल्स, पिछले 12 महीने की सेल्स, तो हमें पिछले 12 महीने की सेल निकालनी है आग लगने से पिछले 12 महीने। तो आग लगी है 1 मार्च को, इससे पहले 12 महीने होंगे 1 मार्च 2021 को। तो 1 मार्च 2021 से लेकर 1 मार्च 2022 तक हमारा 12 महीने है, पिछले 12 महीने, इसकी सेल हमें दे रखी है या नहीं। हमें सेल कौन कौन से पीरियड की दी हुई है, देखें, हमें सेल पिछले साल की दे रखी है, वो हम नोट कर चुके हैं। मैं आपको हेल्प करता हूँ इस तरीके से कि हमें पिछले साल की सेल दी है, वो हमने लिख ली। उसके बाद हमें एक्चुअल सेल्स दी है, वो हमने लिख ली, एक्चुअल सेल्स। साठ हजार की एक्चुअल सेल्स है,
पिछले साल की जो स्टैंडर्ड सेल थी, पिछले साल की जो स्टैंडर्ड सेल थी वो भी हमें दी हुई है, और एक और सेल है, और वो कितने समय की है, वो पूरे 12 महीने की है, पिछले साल, इस साल आग लगने से बिल्कुल इमीडिएटली 12 महीने पहले की। तो इससे पूरे 12 महीने पहले की जो सेल्स है वो है 5,85,000। पिछले 12 महीने की सेल्स, तो पिछले 12 महीने की सेल पर जीपी रेशो, तो 5,85,000 इंटू 40% डिवाइड बाय, तो 5,85,000 का 40% हो गया 2,34,000 प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो स्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो है लेकिन हमने उसे इंश्योर्ड नहीं कराया। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं बताया हमें, इस क्वेश्चन में हमें केवल स्टैंडिंग एक्सपेंसेस बताए हैं और इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं बताया। तो इसका मतलब ये अनइंश्योर्ड इस क्वेश्चन के अंदर है ही नहीं। तो अनइंश्योर्ड ना होने की वजह से, अनइंश्योर्ड एक्सपेंसेस ना होने की वजह से ए पॉइंट में पूरा का पूरा 15,000 आ जाएगा। अब हम बी पार्ट की बात करते हैं। ये कह रखा है कि सेविंग इन एक्सपेंसेस ड्यू टू सेल्स, सेविंग इन, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो adjusted GP on sales due to additional expenses। और अगर हमें कुछ नहीं कहा तो ये एडिशनल एक्सपेंसेस, एडिशनल जो एक्सपेंसेस की वजह से जो सेल हुई है, ये नहीं बताया कितनी सेल हुई है, तो जो एक्चुअल सेल है, जो एक्चुअल सेल्स है ये मान लेंगे सारी की सारी एडिशनल एक्सपेंसेस की वजह से हुई है। अगर एडिशनल एक्सपेंसेस नहीं होते तो हम लोग ये सेल ही नहीं कर पाते। तो एडिशनल एक्सपेंसेस जो हुए हैं हमारे, उसकी वजह से हमने 60,000 की सेल कर पाए हैं और उस 60,000 पे 40% मतलब 24,000 रुपये का प्रॉफिट हम कमा पाए हैं। तो 15,000 रुपये का खर्चा करने के बाद अगर हम 24,000 की कमाई कर लेते हैं तो ये एक अच्छी चीज़ है, जेन्युइन केस है, तो हमें 15,000 रुपये का क्लेम मिल जाएगा। तो एडिशनल एक्सपेंसेस होते हैं क्या, ए पॉइंट और बी, विच एवर इज लेस, जो भी कम हो। तो 15,000 रुपये एडिशनल एक्सपेंसेस का क्लेम हमें मिल जाएगा। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें हमें बहुत गलतियां करते हैं स्टूडेंट। तो ग्रॉस क्लेम हमें निकालना है स्टेप 6 में। तो कैसे निकालेंगे, एस्टिमेटेड जीपी ऑन टर्नओवर लॉस्ट, स्टेप नंबर 4। जो स्टेप नंबर 4 है वो लॉस जो हुआ है हमें, वो लॉस हम ले लेते हैं। तो स्टेप नंबर 4 में लॉस हुआ है 27,000 रुपये का हमें, तो 27,000 रुपीज़ का लॉस हुआ है। दूसरा है एस्टिमेटेड क्लेम फॉर इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, मतलब पिछले पॉइंट में एडिशनल एक्सपेंसेस का जो हमें क्लेम मिलेगा, तो कितना मिलेगा, 15,000 रुपये, 15,000 और 24,000 जो भी कम हो। और फिर है कि जैसे हम लोगों ने एडिशनल एक्सपेंसेस का हमें क्लेम मिल रहा है, ऐसे ही बहुत सारे खर्चे होंगे ना जो नहीं हुए होंगे, जो खर्चे नहीं हुए होंगे आग की वजह से, जो फ़ायदा हो गया होगा, तो उसको लेस कर देंगे हम लोग, लेस कर देंगे सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जो भी फ़ायदा हुआ है वो लेस हो जाएगा क्योंकि सेविंग हुई होगी इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, ऐसा क्वेश्चन में बताया जाएगा।
क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया तो हम ज़ीरो मान लेते हैं और हमारा जो क्लेम हो गया वो 42,000 का हो गया ग्रॉस क्लेम। हमारा 42,000 रुपये का 42,000 रुपीज़ का ग्रॉस क्लेम हो गया। ₹42,000 का ग्रॉस क्लेम हो गया। तो कैसे निकालेंगे हम ग्रॉस क्लेम, वो मैं करके बता देता हूँ आपको। ग्रॉस क्लेम कैसे निकालेंगे, मैं ये चाहता हूँ कि आपको क्वेश्चन भी दिखता रहे। तो कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस क्लेम, ये होता क्या है ग्रॉस क्लेम, जो आपको लॉस हुआ वो आपको मिलना चाहिए। तो एक तो स्टेप 4 में लिखा था हमने जीपी लॉस्ट ऑन शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल होने की वजह से जो हमारा जीपी चला गया और ये आया था हमारा स्टेप नंबर 4 में, और वो था 27,000 रुपये, 27,000। और हमारा स्टेप 5 में हमने निकाला था एडिशनल एक्सपेंसेस 15,000 रुपये, और इसके बाद इसमें से लेस कर देंगे सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और ये क्वेश्चन में दिया नहीं। तो हमारा ग्रॉस क्लेम 42,000 का हो गया। 42,000 रुपये हमारे ग्रॉस क्लेम के हो गए। स्टेप 6 हमने कर लिए। नाउ हम स्टेप 7 की तरफ आते हैं। एवरेज क्लोज लगाते हैं और नेट क्लेम निकालने की कोशिश करते हैं। ग्रॉस क्लेम मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी कितने की, डिवाइड बाय इंश्योरेबल अमाउंट कितना है। इफ पॉलिसी अमाउंट इज मोर देन इंश्योरेबल अमाउंट तो ग्रॉस क्लेम ही नेट क्लेम हो जाएगा, बात ही खत्म हो जाएगी। लेकिन हमें एवरेज क्लोज लगाना पड़ेगा। अगर वैसा नहीं होगा तो टू कैलकुलेट द नेट क्लेम द अमाउंट ऑफ ग्रॉस क्लेम कैलकुलेटेड अबव इज प्रोपोर्शनली रिड्यूस्ड considering the extent of under insurance if average clause is included in the policy. Under insurance means the excess of insurable amount over the policy amount. अगर हमने पॉलिसी कम की ले रखी है, लेनी चाहिए थी ज़्यादा की, कम की ले रखी है, सपोज 1,00,000 की जगह 80,000 की ले रखी है, तो हमें 80% क्लेम ही मिलेगा क्योंकि हमने पॉलिसी 80% की ले रखी है। इंश्योरेबल अमाउंट कैसे निकलेगी, एडजस्टेड जीपी रेट और एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर ऑफ लास्ट 12 मंथ्स, उसे हम लेंगे। तो हम निकालते हैं नेट क्लेम इस क्वेश्चन के अंदर कि नेट क्लेम है या नहीं। तो हमारे को कंपैरिजन करना होगा। सबसे पहले स्टेप 7 में हमेशा कंपैरिजन आपको करना है इंश्योर्ड अमाउंट वर्सेस इंश्योरेबल अमाउंट। इंश्योर्ड अमाउंट जो हमने इंश्योरेंस कराया है 2,10,000, तो हमारा जो सम एश्योर्ड है वो है 2,10,000। ठीक है, हमने क्लेम जो कराया है, पॉलिसी जो कराई है वो 2,10,000 की कराई है, लेकिन होनी कितनी की चाहिए थी, पिछले 12 महीने की जो सेल्स है 5,85,000 इंटू एडजस्टेड जीपी रेशो 2,34,000। तो हमने पॉलिसी तो कराई 2,10,000 रुपये की, लेकिन हमें पॉलिसी करानी चाहिए थी 2,34,000 रुपये की, 2,34,000 रुपीज़ की। क्योंकि अगर इफ इंश्योर्ड अमाउंट इज मोर देन इंश्योरेबल अमाउंट
अगर हमने इंश्योरेंस कराया है ज़्यादा का तो कोई टेंशन नहीं है, हमारा नेट क्लेम वही होगा जो ग्रोस क्लेम होगा, क्योंकि हमारा इंश्योरेंस सफिशिएंट है। लेकिन इफ इंश्योर्ड अमाउंट इज लेस देन इंश्योरेबल अमाउंट, इसका मतलब 100% इंश्योरेंस नहीं है, तो हमारा जो नेट क्लेम होगा वो नेट क्लेम जो होगा वो होगा ग्रॉस क्लेम इंटू पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय इंश्योरेबल अमाउंट, कितने का इंश्योरेंस होना चाहिए था। अब हम इस क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में हमारा जो इंश्योरेंस है वो 100% नहीं है, हमारा इंश्योरेंस कम है, 210 का है, होना चाहिए था 2,31,000 का। तो हमारी जो इंश्योरेंस अमाउंट है, इफ इंश्योर्ड अमाउंट इज लेस देन इंश्योरेबल अमाउंट, तो क्लेम के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या नेट क्लेम इज इक्वल टू ग्रॉस क्लेम, और ग्रॉस क्लेम कितना है हमारा, पॉइंट नंबर 6 में ये रहा ग्रॉस क्लेम। ग्रॉस क्लेम है 42,000। पॉलिसी अमाउंट इज 2,10,000 and insurable amount is 2,34,000. $37,692. ₹37,692 का हमें क्लेम मिलेगा। बच्चों ये एक बेसिक क्वेश्चन था, ऐसे हमारे पास और क्वेश्चन भी आएंगे और उसमें कुछ नई बातें भी आएंगी, तो मैं आपको वो सारी बातें भी कवर कराऊंगा आने वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आने वाले क्वेश्चंस में मैं आपको वो सारी बातें भी कवर करके बताऊंगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम लोग क्वेश्चन 14 तक सीमित करते हैं अपने आप को। वैसे भी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ये थ्योरी के साथ साथ मैंने आपको समझाया है। अगर मैं सीधा थ्योरी आपको समझाता तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला था, इसलिए मुझे मजबूरी में इस क्वेश्चन को थ्योरी के साथ में समझाना पड़ा। आपको एक दो बार और वीडियो देखनी पड़ेगी ये वाली, तब आपको जाकर समझ में आना शुरू होगा। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आप कहेंगे ये बहुत इजी है, क्योंकि हमें हर क्वेश्चन में यही काम करना है। हेलो बच्चों, अभी अभी लास्ट वीडियो में जो आपने देखा, मुझे पक्का पता है कि आपको मज़ा नहीं आया होगा, क्योंकि मुझे भी मज़ा नहीं आया। मतलब मुझे पता है कि आपको मज़ा नहीं आया, उसका रीज़न भी पता है कि वो इतनी सारी चीज़ें हैं कि जिसे मुझे कराने में थोड़ा सा टाइम लगना ही लगना था। लेकिन अब उस चीज़ में आपको और अच्छे से मज़ा आ जाए, अच्छे से समझ में आ जाए, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। और वो क्या है वो आप समझिए। मैं आपको एक समराइज करता हूँ और क्वेश्चन कराता हूँ, तो आपको फिर अच्छा लगेगा, हाँ भाई अब तो क्लियर है। तो लॉजिक ये है कि हमें ये पता लगाना है कि हमें कितना लॉस हुआ ड्यू टू लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू फायर। तो हमें ये पता होना चाहिए कितना लॉस हुआ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस साल करंट ईयर की जो एक्चुअल में डिसलोकेशन पीरियड में सेल हुई है,
जिसे हम एक्चुअल सेल बोलते हैं, उसे हम स्टैंडर्ड सेल से कंपेयर कायदे से देखा जाए तो नहीं कर सकते, क्योंकि स्टैंडर्ड सेल पिछले साल के इसी पीरियड की सेल है और उतनी सेल थोड़ी ना करेंगे, हमें तो ग्रो भी करना है। तो हम एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल से कंपेयर करेंगे और इसको कंपेयर करने के लिए बाद हम लॉस ऑफ सेल्स निकालेंगे। अब जो सेल का लॉस हो रहा है वो हमारा लॉस नहीं है, क्योंकि अगर कोई कस्टमर 100 रुपए का माल हम उसे बेचेंगे तो उसमें 100 रुपए का प्रॉफिट नहीं है हमारा। एक कस्टमर जा रहा है तो 100 रुपए नहीं जा रहे, उसमें 40% का प्रॉफिट जा रहा है हमारा। तो इसलिए लॉस ऑफ सेल जो होगा उस लॉस ऑफ सेल में हम लोग लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है ना। एक तो पहला काम ये करेंगे, लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे आएगा, लॉस ऑफ सेल इनटू जीपी रेशो। अब एक काम ये करेंगे, दूसरा लॉस होगा हमें एडिशनल एक्सपेंसेस का, हमारे एक्स्ट्रा खर्चे भी हो गए, लेकिन तीसरा हमारी कुछ सेविंग इन एक्सपेंस होंगे। तो इसमें ये प्लस कर देंगे और ये माइनस कर देंगे तो हमारा ग्रॉस क्लेम आ जाएगा। अब इस ग्रॉस क्लेम को देखना है कि ये फाइनल है या नहीं। तो अगर हमारा जो पॉलिसी है वो अगर हमारी सफिशिएंट अमाउंट की है तो यही फाइनल क्लेम हो जाएगा, अदरवाइज हमारा एवरेज क्लॉज लगेगा। और एवरेज क्लॉज क्या होगा, ग्रॉस क्लेम मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय इंश्योरेबल अमाउंट। तो ये हमने पढ़ा था जो हमें पूरा करना है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 जो हमने किया था एक बार और कराता हूँ, और अब केवल इसी को कराऊंगा लगातार तो आपको समझ में आ जाएगा यार ये तो बहुत इजी है, अच्छे से समझ में आ रहा है हमें। तो सम इंश्योर्ड हमारा जो है वो है 2,10,000, ये दिया हुआ है हमें। और इंश्योरेबल अमाउंट मतलब कितने का होना चाहिए था इंश्योरेंस, वो होता है एडजस्टेड एनुअल सेल्स, और वो क्या होती है, आग लगने से पिछले 12 महीने की सेल इनटू एडजस्टेड जीपी रेशो। क्योंकि ये पहला क्वेश्चन था इसलिए इसके अंदर मैंने कोई भी ट्रेंड या एडजस्टमेंट नहीं डाली थी। तो ये होता है हमारा इंश्योरेबल अमाउंट। अब हमें क्वेश्चन में पिछले 12 महीने की जो सेल्स है वो दी हुई थी, ये रही 5,85,000, 5,85,000 मल्टीप्लाई बाय हमें एडजस्टेड जीपी रेशो चाहिए। अब जीपी रेशो चाहिए, उसके लिए जीपी रेशो का फॉर्मूला क्या था, जीपी रेशो का फॉर्मूला था नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय लास्ट ईयर की सेल टर्नओवर इनटू 100। अब नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 60,000 और इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमें दिए हुए हैं 1,50,000, क्योंकि कुछ नहीं कहा तो वही इंश्योर्ड मान लिए, डिवाइड बाय पिछले साल की जो सेल है वो 5,25,000 है, 5,25,000। तो ये हमारा 40% आ गया था, 40%। तो हमारी जो इंश्योरेबल अमाउंट हो गई 5,85,000 इंटू 40%, 2,34,000। तो 2,34,000 रुपए का इंश्योरेंस होना चाहिए था, जबकि इंश्योरेंस करा रखा है केवल 2,10,000 का। तो इस क्वेश्चन में एवरेज क्लॉज तो लगेगी। अब हमारे को सबसे पहले इंडेमनिटी पीरियड देखना होता है, 6 महीना है, डिसलोकेशन पीरियड 5 महीना है, तो इसका मतलब पूरा इंश्योरेंस कवर हो जाएगा 5 महीने का। मैंने आज तक कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं देखा जिसमें पूरा कवर ना हो रहा हो। तो अगर आप ये स्टेप नहीं भी देखेंगे तो भी इतनी बड़ी कोई टेंशन की बात नहीं है। सबसे पहले जीपी रेशो निकालना था, वो हमने निकाल लिया। फिर हमें निकालना था लॉस ऑफ सेल, हमारी सेल का कितना नुकसान हुआ। तो उसके लिए एक्चुअल सेल्स निकालना है, वो दे रखा होगा एक्चुअल सेल्स, जो आग लगी उस दौरान कितनी सेल है। तो जो एक्चुअल सेल्स है वो 60,000 है,
और स्टैंडर्ड सेल्स जो कि इस क्वेश्चन में एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल है, क्योंकि एडजस्टमेंट कुछ है नहीं, ट्रेंड कुछ है नहीं। और पिछले साल के सेम पीरियड की सेल 1,27,500। तो लॉस ऑफ सेल आ गया हमारा 67,500। ये हमारा लॉस ऑफ सेल है, कितनी सेल का नुकसान हुआ। लेकिन हमें सेल के नुकसान नहीं निकालना, हमें लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालना है, जो है 40%। तो 67,500 का 40% 27,000। अब हमारे पास इसके बाद सबसे खतरनाक चीज आती है, वो है एडिशनल एक्सपेंसेस। इसमें मिनिमम ऑफ 2 लेना है। नंबर 1, एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल सेल्स डिवाइड बाय जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल सेल्स प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एडिशनल एक्सपेंसेस हैं 15,000, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग 15,000 इंटू जीपी ऑन एडजस्टेड एनुअल सेल्स, और ये हमारा है 2,34,000 डिवाइड बाय 2,34,000 प्लस 0, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बता नहीं रखा कि अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, तो हमने वो सेम एज इट इज ले लिए कि जितने इंश्योर्ड है वही है, अनइंश्योर्ड है ही नहीं। दूसरा इसमें लेना होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने जितना खर्चा किया है वो फालतू में कर दिया, उतना हमें फायदा ही नहीं हुआ। जैसे सपोज आपने खर्च कर दिए 15,000, क्यों करे खर्च 15,000 रुपये, क्यों करे? ताकि सेल हो सके। जो सेल करी उस पर प्रॉफिट कमाया 1,000, तो 1,000 के लिए 15,000 रुपये क्यों खर्च करे? 1,000 कमाने के लिए तो इंश्योरेंस कंपनी आपको केवल 1,000 रुपये देगी। इसलिए सेकंड पॉइंट में है कि सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू एडजस्टेड जीपी रेशो, तो हमें पता चल जाएगा कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया सेल पर। क्योंकि कुछ नहीं कहा था, हम सारी की सारी सेल जो एक्चुअल में हुई है वो मानते हैं एडिशनल एक्सपेंसेस की वजह से है। तो 24,000 रुपये का आपने प्रॉफिट कमा लिया, तो इसका मतलब 15,000 रुपये जो खर्च किए वो आपने ठीक करे, कोई टेंशन नहीं है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में हम ग्रॉस क्लेम निकालते हैं। ग्रॉस क्लेम होता है लॉस ऑफ प्रॉफिट एज पर स्टेप 4, जो हमने निकालते थे स्टेप 4 में 27,000, और स्टेप 5 में एडिशनल एक्सपेंसेस 15,000, और माइनस करते सेविंग इन एक्सपेंस जो इस क्वेश्चन में नहीं दिया, तो हमारा जो ग्रॉस क्लेम आ गया अमाउंट वो 42,000 आ गया। स्टार्टिंग में ही हमने क्वेश्चन में देखा था कि एवरेज क्लोज लगना है, क्योंकि हमारी अमाउंट जो इंश्योरेंस की है वो कम है और इंश्योरेबल अमाउंट ज़्यादा है, तो एवरेज क्लोज लगा देते हैं। एवरेज क्लोज होती है ग्रॉस क्लेम इनटू पॉलिसी अमाउंट और डिवाइड बाय इंश्योरेबल अमाउंट, और ये अमाउंट कैलकुलेट करके आ गई थी 37,692। तो ये था पूरा क्वेश्चन। अभी हम एक आध क्वेश्चन और करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 तो आपका बहुत आराम से हो जाएगा। इसमें पूछा है कि नेट क्लेम क्या होगा बताइए, एवरेज क्लोज लगाना है। तो हमें एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर बता रखा है 1 लाख, और उस पर 20% का जीपी रेशो लगा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा इंश्योरेबल अमाउंट क्या है। 20,000 का इंश्योरेंस होना चाहिए, लेकिन पॉलिसी जो है वो केवल और केवल 15,000 रुपये की है, तो इसका मतलब एवरेज क्लोज लगेगा। लॉस ऑफ प्रॉफिट मतलब ग्रॉस क्लेम है ये, तो ग्रॉस क्लेम हमारा 10,000 का है। तो नेट क्लेम कैसे आता है, ग्रॉस क्लेम मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी अमाउंट
डिवाइड बाय इंश्योरेबल अमाउंट, तो हमारा जो क्लेम आएगा वो 7500 रुपीज़ का आएगा। 7500